प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल कर रहा है कि आवेश का विमा क्या होता है। तो बच्चों, हमने बताया है कि आई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? Q अपॉन टी होता है। हमें निकालना क्या होता है? Q को निकालना, क्योंकि Q है आवेश हमारा। आपको पता होगा ये आवेश है, तो आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर हमारा आई टी हो जाता है। आई क्या होता है? धारा है, धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है और टाइम का टाइम रह जाएगा। यानी कि 80 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का ए जितने भी बच्चे लगाए हो करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, अच्छे से समझ समझ के क्लास करते चलिए। देखिए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा है बच्चों। एक हमारा होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। देखो, आवेश के अगर रैखिक घनत्व की बात हो वो हमारा कूलम प्रति मीटर होता है और दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व जो होता है उसका होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है और तीसरा जो आयतन घनत्व होता है वो होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। यही तीनों होता है। देखो, आवेश का अगर रैखिक घनत्व पूछता तो हम लोग ये लगाते और पृष्ठ घनत्व पूछा इसलिए हम ये लगाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर यही होता है। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने तीसरा नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर हमारा फॉर्मूला है कि आवेश बटा में द्रव्यमान होता है। अगर दोनों को सॉल्व करते हो तो हमारा निकल के आता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी हो जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है। अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमारा कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा हमारे सामने। बताओ इनमें कौन सी राशि अदिश है। बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी है। तो आवेश भी हमारा अदिश है, धारिता भी और विभव भी। अगर आवेश का मात्रक पूछे तो आपको पता होगा ये क्या होता है बच्चों? कूलम हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है और विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने। प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी? तो क्षेत्र की शक्ति की भी जानकारी प्राप्त है, दिशा की भी और आवेश की प्रकृति की भी। इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए बच्चों। 7 नंबर सवाल कह रहा है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि U बराबर एक फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 और अपॉन क्या होता है? R होता है। अगर हम R को बढ़ाएंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का ए लगाओगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, एक फैराड बराबर क्या होता है बच्चों? फैराड से आप लोगों को याद आया होगा कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है और हमने बताया कि विद्युत धारिता को C के द्वारा डिनोट करते हैं और C बराबर हमारा फॉर्मूला है Q अपॉन V होता है। ये Q को हम लोग चार्ज को हम लोग कूलम में लिखते हैं और ये वोल्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कूलम प्रति वोल्ट हो जाता है 1 और धारिता का मात्रक फैराड होता है। हमने बताया है 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 कूलम प्रति वोल्ट। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, इसको याद रखिएगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने। प्रश्न है, बता दो 9 नंबर सवाल कह रहा है, क्या आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? 0 होता है, यानी कि शून्य हो जाता है। 9 का राइट आंसर आप क्या लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 10 नंबर सवाल कह रहा है, किसी चालक की धारिता क्या होती है। तो बच्चों अभी हमने बताया किसी चालक की धारिता को हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हो। सी बराबर क्यू अपॉन भी होता है, यही हमारा फॉर्मूला है। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? क्यू अपॉन भी, यानी कि डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, आपका भी सही आंसर हो जाएगा।
11 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, 11 नंबर सवाल कह रहा है 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता था, हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। आपको बताया था पहले भी हमने पिछले क्लास में, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखिए। ये सारे ऐसे प्रश्न है बच्चा पार्टी जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न आ रहा है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखो पिको फैराड किस का मात्रक है, तो हमने बताया था पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए, या फिर सिर्फ फैराड ही क्यों ना आए, तो आप लगाओगे सर ये वैद्युतधारिता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। लगा दोगे बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 का सी लगाना। अगर आपसे पूछे कि 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, तब आप क्या लगोगे, अगर 1 माइक्रो फैराड बराबर आपसे पूछे 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होगा, तो आप लगाओगे 10⁻⁻6 फैराड होता है सर। अगर आपसे पूछे कि 1 पिको फैराड बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, तब आप लोग क्या लगाओगे, वो हमारा होता है 10⁻12 फैराड होता है। इसको दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखो जी कितना आसान सा प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो संधारित्र की धारिता को हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं, और सी बराबर हमारा फॉर्मूला है कि एप्सिलॉन नॉट ए बटा में क्या होता है, डी होता है, यही हमारा फॉर्मूला है। यहां देख लो बच्चा पार्टी, ये डी क्या है, दूरी है, ये क्षेत्रफल है, कहीं भी आपको आवेश दिख रहा है, इसमें आवेश नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटों के आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 का सी लगा लेना बच्चा पार्टी। ओके चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 14 नंबर सवाल बता दो। 14 नंबर सवाल करा किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है, तो अनंत होता है। किसी भी धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। 14 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है बच्चा पार्टी, क्या होती है, वोल्ट होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विद्युत वाहक बल की जो है विमा क्या होती है, तब आप क्या लगाओगे, तो बच्चा पार्टी हमने बताया था कि विद्युत वाहक बल को भी के द्वारा डिनोट करते हैं, और भी बराबर क्या होता है, W/Q फॉर्मूला होता है। देखो ये वाट का जो होता है वो होता है ml2 होता है, और T इनवर्स 2 होता है। उसके बाद ये यानी कि ये चार्ज है, तो कूलम का क्या होता है, AT होता है, हमने पहले ही अभी मैंने बताया, तो AT है, तो देख लो ml2 है, यहाँ पे लिख देंगे ml2 हो जाएगा, और देखो T और एक यहाँ है और एक यहाँ, यानी कि अगर इसको ऊपर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि T इनवर्स 3 हो जाएगा, और एक खाली एक है ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि A इनवर्स हो जाएगा। यही हमारा क्या है, ये है विद्युत वाहक बल की विमा है, याद रखिएगा आप लोग। इकाई हमारा वोल्ट हो गया, और विमा हमारा क्या हो गया, ml2, और T इनवर्स 3 A इनवर्स हो गया, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 16 नंबर सवाल कर रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है बच्चों, 1 जूल प्रति कूलम होता है, ये क्या है, विद्युत विभव होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए हम लोग भी के द्वारा लिखे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल कर रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, लाल रंग का, तो बच्चों हमने बताया है, क्या बताया है कि बीबी रोय जीबी, बस इतना को लिख लो, बीबी रोय और जीबी। देखो किसके लिए, जीबी के लिए, हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। देखो किसके लिए पूछा गया, लाल रंग के लिए, यानी कि रेड के लिए पूछा, 2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, सी को लगाना सही हो जाएगा, और इसको जो है ट्रिक को अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल का आपके सामने है, बता दो। 18 नंबर सवाल है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, बता दो क्या होगा बच्चा पार्टी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि भी स्क्वायर बटा में आर होता है, पी बराबर भी स्क्वायर बटा में आर होता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारे सामने का रहा है, देखिए अगला नंबर सवाल है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ता है, तो तापमान के बढ़ने से। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारे सामने, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के किसके समानुपाती होती है, तो वर्ग के समानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसके समानुपाती W समानुपाती क्या होगा, भी स्क्वायर होता है, यही हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारे सामने 21 नंबर सवाल का रहा है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, एनर्जी का होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चा पार्टी, एनर्जी का होता
होता है? राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी को लगाना, आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए क्या करा है बच्चा पार्टी। अभी तक आप लोगों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर देना बच्चा पार्टी। ओके, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलो भाई स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन बैंक है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, देखो जैसे आपको खाना जरूरी है उसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में अगर परीक्षा दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो अपसरित होती है। कैसी होती है बच्चों? अपसरित होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर सवाल कर रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? समेशन आई बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है। और यही तो हमारा किरचॉफ का पहला नियम है। और क्या होता है? 0 होता है। हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 24 नंबर सवाल कर रहा है विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे? ये ऊर्जा संरक्षण से। हमने बताया है पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल है 25 नंबर सवाल कर रहा है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है? बता दो। 25 नंबर सवाल का जवाब यह होती है अपसारी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? अब बता दो बच्चा पार्टी निम्नलिखित में कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक नहीं? आपसे पूछा गया। 26 का लगा दो राइट आंसर। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है। बी क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स है, लेकिन हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, हमारा बचा क्या? वेबर बचा, यानी कि ये हमारा तो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ये हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र का होता है। हमसे पूछा क्या गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो बता दो। ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हमारा ये भी सही मात्रक है। उसके बाद टेस्ला भी होता है और गॉस भी होता है, लेकिन हमारा ये जो मात्रक है ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये कभी नहीं होता है, ये इसका मात्रक नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल कह रहा है कुछ इस प्रकार का है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा 0 होता है बच्चों। अगर सिर्फ एमीटर लगा होता तो बहुत कम लगाते, और अगर आदर्श वोल्ट मीटर आए तो वो अनंत हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? जब किसी भी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के। किसके बच्चों? विक्षेप के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर सवाल कह रहा है। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है, बताओ किस दिशा की ओर निर्दिष्ट करती है? बता दो। ये निर्दिष्ट करती है दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी। 31 नंबर सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mv1 माइनस cos थीटा होता है बच्चों। ये फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 32 नंबर सवाल का है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? देखो अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री को लगा देना, अगर पूछे नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर तो 90 डिग्री लगा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना। जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हो, क्लास को देख रहे हो, तो सभी बच्चे एक बार क्लास को फटाफट से लाइक भी करते चलना। ओके बच्चा पार्टी। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा बच्चा पार्टी? तो 0 हो जाएगा। लगा लो ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल कर रहा है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? बच्चा पार्टी ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर हमने बताया कि घट जाता है। और अगर पूछे विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो बच्चों हमने बताया कि 0 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 35 नंबर सवाल कह रहा है, 35 नंबर सवाल है कि लेंज का नियम संबद्ध है किससे? ये ऊर्जा से संबद्ध है।
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 36 नंबर सवाल को देखिए हमारे सामने है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि सर फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू क्या होता है, ए होता है। देखो बी क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने पढ़ा कि वेबर प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, गुना में क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ गया तो हमारा क्या बचा, वेबर बचा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 37 नंबर सवाल है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व है या फिर कौन सा है, स्वप्रेरकत्व भी आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रेरकत्व भी लिखा रहता है, तो सबका हमारा क्या होता है, हेनरी ही होता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है हमारे सामने। 38 नंबर सवाल कर प्रेरण कुंडली में क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल कर रहा है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है, वो होती है डायरेक्ट करंट। कौन सा बच्चा पार्टी, डीसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 39 का क्या लगाओगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को ही लगाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। 40 नंबर सवाल कर रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो शून्य होता है, लेकिन अगर अर्धचक्र में पूछे, अगर पूछे कि एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है 2I0 बटा में क्या होता है, पाई होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये अर्धचक्र के लिए है और ये पूर्ण चक्र के लिए। ओके दोनों को याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल है बच्चों। 41 नंबर सवाल का प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का पूछे, धारितीय प्रतिघात का पूछे, प्रतिबाधा का पूछे, प्रतिरोध का पूछे, हम सबका लगाएंगे सर ओम ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है बच्चों। क्लास समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक करते चलना। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है तो वोल्टेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर सवाल है बच्चों। 43 नंबर सवाल का डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 44 नंबर सवाल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। अब सोचोगे सर ये आरसी क्या होता है, तो मैं बता दूं आर क्या होता है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस यानी कि क्या होता है बच्चा पार्टी, ये हमारा प्रतिरोध होता है। और सी क्या है तो धारिता है, ये भी आपको याद रखना, धारिता होता है। अब हम पढ़ेंगे कि आर बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि सर भी बटा में आई होता है। पहले हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ा है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के लिए। और हम धारिता के लिए क्या पढ़े हैं, जो अभी हमने बताया था कि क्यू बटा में क्या होता है, भी होता है। अगर हम इसको निकालेंगे तो भी बटा में आई गुना में क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ये होता है आवेश के लिए, तो क्यू बराबर आई टी यानी कि आई और गुना में क्या लिखेंगे टी, और बटा में भी है तो भी को हम लोग लिख लेंगे। देखो भी से भी हमारा गया और आई जो है ये भी आई है, आई से आई ये भी गया, हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बच्चा पार्टी, टी बचा। तो देखो एम भी 0 होगा, एल भी 0 होगा और लास्ट में टी लग जाएगा। देखो लोग कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी को लगा लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर सवाल का रहा है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें। एसी परिपथ में बताओ अल्टरनेटिंग करंट में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें, प्रतिरोध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, बताओ। ये भी डायरेक्ट करंट होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होती है बच्चों। अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तब आप अनुदैर्ध्य को लगाना, ध्वनि आए अनुदैर्ध्य लगाना, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति पूछे तो अनुप्रस्थ लगा देना, आपका दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 48 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, नहीं पूछा गया। ये साउंड वेव जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ बच्चा पार्टी निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। बताओ आप लोग निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो सभी बच्चों को हमने बताया है, अगर न्यूनतम पूछे तो गामा किरणों का होता है, अगर सबसे अधिक पूछे तो वो रेडियो तरंगों का होता है। दोनों को याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए
50 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल हमारे सामने है कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इंटू इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है बताओ। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वो क्या होता है, तो हमने बताया है कि सी बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, वो होता है 1/√अंडर म्यू नोट क्या होता है और एप्सिलॉन नोट होता है, यानी कि सी क्या है तो प्रकाश की चाल होती है। तो देख लो प्रकाश का चाल का जो होगा वही यानी कि 3 × 10⁻8 होता है और मीटर प्रति क्या होगा सेकंड हो जाएगा, यही तो होता है। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला प्रश्न 51 नंबर सवाल है, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों का खत्म हो चुका है, अब और 50 ऑब्जेक्टिव बचा है। अच्छे से क्लास को लास्ट तक देखना हमारे साथ। देखिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये प्रकाश वर्ष जो है ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि बताओ बच्चा पार्टी प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर पूछे इसकी मान क्या होता है तो मैं बता दूं 3 × 10⁻8 होता है और मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अगर एक साल में निकालना होगा तो आप लोग इसको मिनट में चेंज करके सेकंड में चेंज करिएगा, गुना करते चलिएगा, आपका ये भी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। देखो 20 सेंटीमीटर में दिया गया, फोकस दूरी किस में है तो सेंटीमीटर में, इसीलिए हम यूज करेंगे P बराबर 100 फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमारा 20 दिया गया है, 20 पंच का 100 होता है, हमारा क्या बचा 5 डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें, प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। क्या होता है बच्चा पार्टी, निर्वात में सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है। चलिए 54 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 54 नंबर सवाल कर रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण जो है सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है और सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 55 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी। 55 नंबर सवाल है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 56 नंबर सवाल कह रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि कौन करता है, तो ये करता है ध्रुवन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल हमारे सामने ऐसा प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। अब बताओ बच्चों क्या होगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, लगा दो चैट सेक्शन में आंसर सभी बच्चे। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रहे। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए। 58 नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखो लेंस की क्षमता का एक मात्रक हमारा मीटर इनवर्स होता है और दूसरा मात्रक डायोप्टर होता है, ये दोनों मात्रक इसका ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगाओ। अगर मीटर इनवर्स आए तो भी लगाना मत भूलना, वो भी इसी का मात्रक है। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए बच्चों। 59 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो किसके कारण से होता है। बताओ इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। तो बच्चों ये इंद्रधनुष का निर्माण प्रकीर्णन से भी होता है, वर्ण विक्षेपण से भी होता है और अपवर्तन से भी होता है, लेकिन ज्यादा जो सही आंसर लगेगा वो हमारा वर्ण विक्षेपण है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 60 नंबर सवाल है। अब बता दो इतना बार ये सवाल हम बता चुके हैं, ये प्रश्न हमने बता चुका है कि दो संपर्कित लेंसों की शक्ति कितनी होती है और इस फॉर्मूला से हम लोगों ने कई ऐसे प्रश्नों को सॉल्व भी किया। देखो P बराबर हमने बताया कि P1 प्लस क्या होता है P2 होता है, यही हमारा फॉर्मूला है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में भी पूछ देता है बच्चों, इसीलिए इसको जो है 5 नंबर में आप लोग सिद्ध करके अच्छे से एकदम अपने दिमाग में रिवीजन करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है, देखिए 61 नंबर सवाल कर रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होता है। ये क्या होता है बचाओ, ये भी बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 62 नंबर सवाल है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है। बताओ देखो
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का। और अगर पूछे जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उसमें करते हैं बायोफोकल लेंस का। और इसमें एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का। हमने क्या बताया, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष बेलनाकार बायोफोकल लेंस, और ये एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार लेंस। याद रहेगा बच्चों, अच्छे से लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 63 नंबर सवाल कर रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। देख लो ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 64 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 64 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है बच्चों, वो होता है तीव्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 65 नंबर सवाल है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दिया गया था हाइगेंस साहब के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा। अगर पूछे द्रव्य तरंग सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डी ब्रोगली साहब के द्वारा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कर रहा है। 66 नंबर सवाल है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए 67 नंबर सवाल है बच्चों, 67 नंबर सवाल करा, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है बच्चा पार्टी, शून्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने है, बता दो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ये किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। किस पर बच्चों, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 69 नंबर सवाल है, फोटो सेल किस पर आधारित होता है। फोटो सेल जो आधारित है ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित। किस पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने है, बताओ प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है बच्चों। हमने बताया है कि E बराबर क्या होता है, एच वी होता है। हमें निकालना क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट यानी कि एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा, E अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। देखो E का क्या होता है, हमने बताया है कि वो क्या होता है, ml2 होता है, और T इनवर्स 2 होता है। और उसके बाद ये क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति का हमारा T इनवर्स होता है। देखो यहां से अगर निकालते हैं तो ml2 हो जाएगा, और T यहां से -1 है उस पे जाएगा तो प्लस होगा, तो घट जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा। यही तो हमारा होता है। करेक्ट आंसर कौन सा, तो ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 71 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 71 नंबर सवाल कर रहा है, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, E1 - E2 बराबर h न्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो वामर श्रेणी। कौन सा बच्चों, वामर श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो बच्चा पार्टी, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। और कमेंट में बताना आप लोग कहां से हो, और आंसर को लगाते चलना, तभी तो हम आपको पहचान पाएंगे कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हुए हो हमारे साथ। चलिए 73 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 73 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, बता दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 74 नंबर सवाल कर रहा है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, वो नाभिकीय संलयन होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है, तो 2 से घटता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 76 नंबर सवाल कर रहा है, कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, और यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ये ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 77 नंबर सवाल कर रहा है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है। नाभिक
का जो घनत्व होता है वो लगभग में होता है और कितना होता है ये पूछा गया आप लोगों से 77 का बता दो तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि घनत्व बराबर m बटा में v होता है, द्रव्यमान का kg होता है, v हमारा मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो बताओ कौन सा होगा, यानी कि सब में तो ये सेम ही दिया गया मात्रक, तो मात्रक से आपको पता नहीं चलेगा। तो अब बता दो इसका मान कितना होता है 77 का बता दो। यह होता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg m इनवर्स 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए ये तो मात्रक है और ये इसका मान है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है। 78 नंबर सवाल कर रहा है 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है बताओ। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर जो हमारा होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 79 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन कौन से होते हैं। वो होता है कुल आवेश होता है, रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी जितने भी बच्चे लगाए हो करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। 80 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने है, बताओ निम्नलिखित में किसमें महत्तम भेदन क्षमता होती है। वो होता है महत्तम भेदन क्षमता जो तो वो गामा किरणों का होता है। महत्तम भेदन क्षमता किसकी है बच्चों, गामा किरणों की है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 81 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 81 नंबर सवाल कर रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाफ लाइफ कहते हैं। क्या हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 82 नंबर सवाल है। किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर सवाल का 6 गुणांक की इकाई क्या है, वो होता है हर्ज। 6 गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों, हर्ज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 84 नंबर सवाल है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 5 हो जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 85 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सही है, बताओ। ये द्विआधारी निकालना आपको, तो सब में जो है 12 दिया गया तो हम सिर्फ 12 का निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखो 12 का निकालते 2 से भागा लगाते चलना है, 2 छक्के 12 होता है तो फिर हमारा कुछ शेष नहीं बचा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया के 6 होता है, कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ और जो शेष एक बचा वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर की ओर लिख लो। देख लो क्या है 1100 यानी कि 1100 और इस पे 2 लगा दो, कौन सा हो जाएगा, तो यानी कि 1100 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 86 नंबर सवाल है। डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह, किसकी तरह बच्चा पार्टी, रेक्टिफायर की तरह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। कभी कभी इसका हिंदी भी दिया जाता है, अभी रेक्टिफायर ही दिया गया, ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 87 नंबर सवाल है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन से होते हैं। देखो पी टाइप के लिए अगर पूछे तो वो हमारा हो जाता है होल होता है, और अगर एन टाइप के लिए पूछे तो वो हमारा क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बस यही याद रखिएगा, हमारा जो अभी करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा होल, या फिर इसको वीबर भी लिखा रहता है कभी कभी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न 88 नंबर सवाल है। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होता है। 25 का निकालना बोल रहा है, देख लो 25 का हम लोग निकाल लेते हैं, 2 से लगाते चलेंगे, कौन सी बड़ी बात है, 2 से लगाओ, फिर 2 से देखो आधा करो तो 12 दूना के 24, एक शेष बचा, एक यहाँ लिख देंगे, फिर 2 छा के 12, फिर एक बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 बचा, कुछ नहीं बचा, 0 लिखो, फिर से 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 2 एकम, यानी कि एक जो शेष बचा वो यहाँ हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिखना, जो हमारा निकल जाएगा 11001, यही तो हमारा हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, तो सी हो जाएगा 11001, यही में दिखाई दे रहा है। चलिए 89 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल का मूल गेट कौन कौन से होते हैं। मूल गेट है एंड और नोट, कौन सा, एंड और नोट। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक पूछे तो वो होता है a इंटू बी बराबर y होता है। और गेट के लिए पूछे तो a प्लस क्या होता है, a प्लस बी बराबर y होता है। और नोट
नोट गेट के लिए अगर पूछे ए होता है तो ए बराबर ए नोट हो जाता है। ये क्या है, नोट गेट के लिए होता है। बस ये तीनों को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 90 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा वोल्ट जो है ये विद्युत विभव का है, धारा का एम्पियर होता है और ओम जो है ये प्रतिरोध का होता है। तो ये सब कैसे होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। कौन सा होता है सार्वजनिक तर्क द्वार, बताओ। वो हमारा नैंड गेट होता है। कौन सा होता है बच्चों, नैंड गेट होता है। और नैंड गेट के लिए बूलियन में क्या होता है, a इंटू बी बराबर y होता है। ये तो एंड गेट का है और उसमें बार लगा दिया ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट का निकल के आ जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 92 नंबर सवाल कर रहा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी, 100 हर्ज हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 93 नंबर सवाल कर रहा है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो सही है। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। क्षीणता को मापने के लिए किसका बच्चों, डेसिबल का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 94 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। 94 नंबर सवाल का टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा होता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, वो होता है 30 से 300 मेगा हर्ज के बराबर होता है। तो मेगा हर्ज इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। हमारा सही आंसर हो जाएगा MHz यानी कि मेगा हर्ज होता है। ओके चलिए 95 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 95 नंबर सवाल है कि संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी कितना है। संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से जो दूरी होता है वो कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37,800 के आसपास होता है, लेकिन इसको 36,000 माना गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल है बच्चों। 96 नंबर सवाल का संकीर्णन का मापन किस में होता है, ये भी डेसिबल में होता है। पहले हमने बताया क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। अब याद रख लो कि संकीर्णन का मापन में भी डेसिबल का ही उपयोग होता है। बस दोनों को याद रख लो आप लोग। चलिए 97 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 97 नंबर सवाल है आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है, 0 तथा 1 के बीच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने कई बार आपको पढ़ा भी चुका है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने 98 नंबर सवाल है। देखो वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। वैसी युक्ति जो डिमॉडुलन या फिर विमॉडुलन भी इसको कहते हैं, दोनों की तरह कार्य करता है, उसे मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मॉडेम कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और एक बार बता दो ये लेजर जो है इसका आविष्कार कब हुआ था, बताओ। अगर पता हो तो इसका आंसर चैट सेक्शन में आप लोग जरूर लगा के जाना। चलिए 99 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 99 नंबर सवाल है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी भी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तो लगा दो जल्दी जल्दी से, करेक्ट हो जाएगा। एंड 100 नंबर सवाल और आपके सामने है, बताओ। 100 नंबर सवाल कह रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये बच्चों हमने कई बार बता चुका है, तो ये भी आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था। क्या दिया था, तो वो दिया था हमने Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। N एक हमारा नंबर होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और Q क्या है, ये हमारा आवेश है। तो हमने बताया था, देखो N हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर हमारा फॉर्मूला बनाएंगे Q बटा में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, E हो जाएगा। और देख लो Q क्या होता है, चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और ये E क्या, यहाँ कूलम, यहाँ सॉरी, एक मिनट बच्चा पार्टी, एक मिनट। ये जो हमारा दिया गया है, देखो ये हमारा जो Q दिया गया वो यहाँ पे 8 कूलम दे दिया गया है। 8 कूलम हमारा दिया गया, यानी कि ये हमारा 8 बटा में क्या हो जाएगा, चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना तो आपको पता होगा। अब हमारा निकलेगा कि 8 बटा में क्या हो जाएगा, 8 बटा में क्या होगा, इसको अगर ऊपर ले गए तो 1.6 गुना में, गुना यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ये 10⁻19 जो है इसको
इसको ऊपर ले गए तो 10 पर पावर हमारा 19 हो जाएगा। अगर ऊपर ले गए तो ये माइनस हट जाएगा। देखो अगर पॉइंट उड़ाना है तो पॉइंट को उड़ा के ऊपर में एक जीरो लगा देंगे, 16 पंचे का 80 हो जाता है। देखो एकदम बच्चे के जैसे समझा रहे हैं आप लोगों को, समझ के जाना। देखो 5 गुना 10 पर पावर 19 कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 पर पावर 19। कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है देख लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, हमने बताया है आपको, अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। ओके चलो, आज का क्लास आपको कैसा लगा बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करिएगा और सभी बच्चे क्लास को लाइक जल्दी जल्दी से कर दीजिए। ओके बच्चा पार्टी, और ये सारे 100 ऑब्जेक्टिव जो है हमने बहुत इंपॉर्टेंट चुना है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा, हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना और क्लास को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, हमारे साथ क्लास को करना चाहते हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ डेली शाम के 7 बजे। डेली शाम के 7 बजे जुड़ना है हमारे साथ, और डेली शाम के 8 बजे भी क्लास होता है, तो दोनों क्लास को ज्वाइन करो और अच्छे नंबर लाने की ये मेरी गारंटी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करो और आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा, क्योंकि भाई मेहनत करोगे तो उसका फल तो अवश्य ही जरूर अच्छा मिलेगा। इसलिए खूब मेहनत करना है और सारे प्रश्नों को याद करके जाना है। ओके चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी।